Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10th. So students, in today's video we will start reading with our next poem from the book First Flight. It is poem number 10 and the name of the poem is The Tale of Custard the Dragon. Okay, and this poem is written by Mr. Ogden Nash. So he is the poet of this poem. Okay, so students, the name is The Tale of Custard the Dragon. What is tale? Tale means story. Okay, so in this poem we will read a story. That story is about custard. And who is custard? Custard is the name of a dragon. Okay, so there is a dragon and the name of the dragon is Custard. Okay, so it is a very cute name for a dragon, right? And we will read the story about this dragon. Who is this dragon? Custard, we will come to know in the poem. Okay, so let's begin. It is very easy poem, very easy to read, very easy to understand. Okay, and I hope you will enjoy reading this poem. So let's begin. Before you read, so first of all, before starting reading the poem, let's get some idea about the poem. This poem is written in the style of a ballad, a song or poem that tells a story. Okay, so ये जो हम poem पढ़ने वाले हैं ये एक्चुअल में कौन सा पैटर्न है राइटिंग का? दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ बैलाड. ओके, इसे बैलाड के फॉर्म में लिखा गया है. ओके, सो जो पोम्स होती हैं वो अलग अलग पैटर्न को फॉलो करते हुए लिखी जाती हैं. बहुत तरह की पोम्स होती हैं और जो पोम हम यहाँ पढ़ने वाले हैं इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ ए बैलाड. ओके, नाउ बैलाड होता क्या है? सो व्हाट इट मीन्स अ सॉन्ग और पोम that actually tells some kind of story. Okay, so this भी पोम में हम कह सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट स्टेंजाज होते हैं और उन शॉर्ट स्टेंजाज के थ्रू कोई स्टोरी हमें कन्वे की जाती है. इस तरह की पोम को हम कहते हैं बैलाड. सो जो पोम हम यहाँ पढ़ने वाले हैं इस पोम में भी हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, जैसा कि हमने टाइटल में भी पढ़ा है अ टेल, जो कि एक स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं. एंड दिस पोम इज रिटन ऑल्सो इन फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ शॉर्ट स्टेंजाज. सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ बैलाड. ओके, You must be familiar with ballads that narrate tales of courage and heroism. Okay, अब जनरली जो ballads होती हैं, जो जनरली इस तरह की poems होती हैं जो कि ballad फॉर्म में लिखी जाती हैं, उसमें जो स्टोरीज होती हैं वो किस तरह की होती हैं? वो इस तरह की स्टोरीज नरेट करती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा करेज दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा हीरोइज्म दिखाया जाता है. राइट, यानी कि कोई बहुत ही ब्रेव हीरो होता है, बहुत ही ब्रेव वॉरियर होता है और उसके करेज को, उसके ब्रेवरी को प्रेजेंट करते हुए इस तरह की स्टोरीज लिखी जाती हैं जनरली. राइट, लेकिन हम जो यहाँ पोएम पढ़ने वाले हैं दिस पोएम इज अ ह्यूमरस बैलाड क्लोज टू पैरोडी. लेकिन हम जो यहाँ पे बैलाड पढ़ने वाले हैं, हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं, इसमें किसी भी तरह के हीरोइज्म के बारे में या किसी भी तरह की करेज के बारे में, ब्रेव वॉरियर्स के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे. हम जो बैलाड पढ़ेंगे काफ़ी ह्यूमरस बैलाड है, फुल ऑफ ह्यूमर, फुल ऑफ फन. ओके, और इसीलिए ये बिल्कुल क्लोज है किसके? पैरोडी के. ओके, पैरोडी क्या होती है? अगेन पैरोडी इज अ काइंड ऑफ पोम और अ काइंड ऑफ राइटिंग जो कि बहुत ही फुल ऑफ ह्यूमर होती है, ह्यूमरस होती है, फनी होती है. सो हम जो यहाँ पे पोम पढ़ने वाले हैं, जो हम बैलाड पढ़ने वाले हैं, वो भी काफ़ी ह्यूमरस है, काफ़ी उसमें ह्यूमर का यूज़ किया गया है. ओके, सो इसलिए इस बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसीलिए इट विल बी वेरी इजी टू रीड एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग विद आवर पोम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. सो ये जो पोम है स्टेंजाज में लिखी गई है. सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोम. लेट्स स्टार्ट. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. Okay, so this is our first stanza and in this stanza जो poet है उन्होंने हमें सबसे पहले एक description दिया है about the characters कि इस poem में, इस story में actually कौन कौन से characters हैं. Okay, so first of all the first character is Belinda. Belinda is a girl, she is a small girl. Okay, और वो कहाँ रहती है? She lived in a little white house. Okay, so she lived in a house. That house is a very little and that is of white color house with a little black kitten and a little grey mouse. अब वो जो girl है Belinda, she is having some pets. उसके पास कुछ pet animal हैं और वो pet animal कौन कौन से हैं? She is having a black kitten. Okay, black kitten, here we can see this is a black kitten. So this kind of black kitten she is having and a little grey mouse. And apart from the kitten, she is having
a mouse, okay, a grey color mouse, and a little yellow dog, and the third pet is yellow colored dog, okay, so ये सब उसके pets हैं, and a little red wagon. इसके अलावा उसके पास क्या है, उसके पास एक टॉय भी है जो कैसा है, वो एक रेड कलर का वैगन है. वैगन हम कह सकते हैं किसी भी व्हीकल को, इस तरह का जो व्हीकल होता है उसे हम कहते हैं वैगन. सो इस तरह का रेड कलर का वैगन भी उसके पास है, ओके. एंड रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. एंड लास्ट में हमें इंट्रोडक्शन दिया गया है, एक और पेट एनिमल है और वो कौन है, दैट इज अ लिटिल पेट ड्रैगन, ओके. और वो कैसा है, एंड रियलियो ट्रूलियो. नाउ व्हाट इज रियलियो एंड ट्रूलियो? इट मीन्स रियलियो मीन्स रियल, ट्रूलियो मीन्स ट्रू, ओके. सो उसके पास एक ड्रैगन भी है, राइट. सो इन दिस स्टैंजा जो पोइट है, ही प्रेजेंटेड सम वी कैन से अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द स्टोरी, अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. किस स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको लिखा गया है. जितने भी स्टैंजास हम पढ़ेंगे उसमें कोई भी डीपर मीनिंग नहीं है, हमें बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं करना है समझने में. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स में इस फॉर्म को लिखा गया है, राइट. सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. वन मोर टाइम हम एक बार देख लेते हैं. सो फर्स्ट स्टैंजा में कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हुए पॉइंट कह रहे हैं दैट देयर वाज अ गर्ल नेम बेलिंडा एंड शी वाज लिविंग इन अ लिटिल वाइट हाउस एंड शी वाज हैविंग सम पेट एनिमल्स विथ हर. एंड द पेट एनिमल्स वर फर्स्ट ऑफ ऑल लिटिल ब्लैक किटन, नेक्स्ट शी वाज हैविंग लिटिल ग्रे माउस, नेक्स्ट शी वाज हैविंग अ लिटिल येलो डॉग, एंड also she was having a little red color wagon, okay. And apart from all those she was also having a little pet dragon, okay. so ये सब के सब कहाँ रहते थे, they used to live in that little white house. क्लियर. सो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको लिखा गया है. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इसका मीनिंग समझना बहुत इजी है, ओके. सो नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द लिटरेरी डिवाइसेस. लिटरेरी डिवाइसेस फॉर्म में यूज़ किए गए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द राइम स्कीम. व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा? सो फर्स्ट वर्ड इज हाउस, सो वी विल मार्क हाउस एज ए, ओके. Second is mouse. House and mouse, yes, obviously they are having similar sound. So mouse again it will be A, okay. Next is wagon. So house and wagon, no, they are not similar. It is a new sound. So we will mark wagon as B, okay. Next is dragon. So wagon and dragon, yes, they are similar. So dragon will be again B, just as sound of wagon, okay. So the rhyme scheme of first stanza is A A B B. क्लियर. सो थ्रू आउट द पोम इन ईच एंड एवरी स्टैंजा द सेम राइम स्कीम जो है उसको फॉलो की गई है. वी विल फाइंड द सेम राइम स्कीम थ्रू आउट द पोम इन ईच एंड एवरी स्टैंजा, दैट इज ए ए बी बी. क्लियर, ओके. अपार्ट फ्रॉम द राइम स्कीम, नेक्स्ट व्हाट लिटरेरी टर्म्स आर यूज्ड इन दिस स्टैंजा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी एनाफोरा. सो एनाफोरा हम अब बहुत बार पढ़ चुके हैं. सो आई एम श्योर इट इज़ वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज एनाफोरा. एनाफोरा क्या होता है? जब भी टू और मोर लाइंस की जो स्टार्टिंग वर्ड होता है, स्टार्टिंग वर्ड जब सेम होता है, जब सेम वन रिपीट किया जाता है इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेज, देन इट कॉल्ड द एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं थर्ड लाइन स्टार्ट हुई है एंड, और अगेन जो फोर्थ लाइन है उसका स्टार्टिंग वर्ड है अगेन एंड, ओके. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा. दिस इज द यूज ऑफ एनाफोरा हियर, ओके. Apart from this, one more literary term that we can see here is repetition. नाउ व्हाट इज रेपिटेशन? रेपिटेशन जब किसी भी वर्ड को बार बार रिपीट किया जाता है, इट इज़ कॉल्ड रेपिटेशन. और रेपिटेशन का यूज़ पॉइंट्स क्यों करते हैं? टू एम्फेसिस ऑन सम सर्टेन आइडिया, सम पर्टिकुलर आइडिया को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस के साथ प्रेजेंट करने के लिए दे यूज़ दिस लिटरेरी टर्म नोन एज रेपिटेशन, ओके. सो इस स्टैंजा में थ्रू आउट द स्टैंजा वी कैन सी, बहुत ऑब्वियस है ये कि हम बहुत ईजिली इसको देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर वर्ड जो है वो बहुत बार रिपीट किया गया है. यस, ओके. सो इट इज़ वेरी क्लियर टू आइडेंटिफाई. और वो वर्ड कौन सा है? दिस वर्ड इज लिटिल, ओके. सो लिटिल वर्ड जो है थ्रू आउट द स्टैंजा वो कितनी बार यूज किया गया है? बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस विथ अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस, राइट, एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, ओके. सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रेपिटेशन. एक पर्टिकुलर वर्ड को उन्होंने इतनी बार रिपीट किया है जस्ट टू एम्फेसिस ऑन दिस आइडिया कि वो सभी जो थे दे वर ऑल वेरी लिटिल इन द साइज, राइट. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेपिटेशन, ओके. वन मोर लिटरेरी डिवाइस दैट वी कैन सी हियर इज पोएटिक लाइसेंस.
नाउ व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस? सो पोएटिक लाइसेंस भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. पोएटिक लाइसेंस वो लिटरेरी टर्म होता है जब पोइट्स जो होते हैं वो अपने पोम में वो उनको एक लिबर्टी मिलती है, दे कैन गेट द फ्रीडम कि वो अपने अकॉर्डिंग किसी वर्ड की स्पेलिंग को चेंज कर सकते हैं, राइट. इट इज़ नोन एज पोएटिक लाइसेंस. सो हियर वी कैन से रियली और ट्रूली एक्चुअल में क्या है, दिस इज रियल, दिस इज ट्रू, राइट. लेकिन उनकी स्पेलिंग को थोड़ा सा चेंज कर दिया है जस्ट टू क्रिएट द रिदम और जस्ट टू क्रिएट सम काइंड ऑफ मेलोडी इन द पोम. तो इसलिए उन्होंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है. स्पेलिंग्स जो एक्चुअल स्पेलिंग होती है उसको थोड़ा सा उन्होंने चेंज करके लिखा है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पोएटिक लाइसेंस. ओके, सो ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो पोइट्स होते हैं दे कैन गेट द लिबर्टी, दे कैन गेट द फ्रीडम कि वो अपनी पोम में कुछ स्पेशल इफेक्ट्स लाने के लिए, उसको आर्टिस्टिकली ब्यूटीफुल बनाने के लिए, और वी कैन से टू इंक्रीज द आर्टिस्टिक ब्यूटी ऑफ द पोम, दे कैन चेंज द स्पेलिंग और इवन दे कैन चेंज द ग्रामेटिकल रूल्स. ओके, वो ग्रामेटिकल रूल्स को भी चेंज करके लिख सकते हैं. सो इसे हम कहते हैं पोएटिक लाइसेंस. सो यहाँ पे यूज़ किया गया है पोएटिक लाइसेंस इन वर्ड्स में जब उन्होंने रियल और ट्रू को चेंज करके लिख दिया है रिलियो एंड ट्रूलियो जस्ट टू क्रिएट सम काइंड ऑफ मेलोडी इन हिज पोम. ओके, so this is the first stanza of the poem. I hope it is very much clear to you all. Okay, one more literary device is here, that is oxymoron. नाउ व्हाट इज ऑक्सीमोरॉन? ऑक्सीमोरॉन भी हम पहले पढ़ चुके हैं. ऑक्सीमोरॉन इज अ लिटरेरी डिवाइस, अ लिटरेरी टर्म जहाँ पे दो ऑपोजिट वर्ड जो होते हैं डेट आर यूज्ड टुगेदर. ओके, सो यहाँ पे वी कैन सी पैट ड्रैगन. सो ड्रैगन आप सब ने देखा है, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज, व्हाट काइंड ऑफ क्रिएचर इज ड्रैगन. सो जो ड्रैगन होता है, कैन इट बी अ पैट? क्या ड्रैगन को हम पैट की तरह रख सकते हैं? ऑब्वियसली अ बिग नो, राइट. ड्रैगन जो है वो कभी भी पैट नहीं बन सकता. इट इज़ अ वेरी वाइल्ड एनिमल, इट इज़ अ वेरी डेंजरस एनिमल, राइट. सो यहाँ पे ये जो दोनों वर्ड्स हैं इनको जो साथ में यूज किया गया है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरॉन. ओके, नेक्स्ट सी. Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. Okay, so this is the second stanza of the poem, and in this stanza poet ने क्या किया है, he is giving the introduction of their names. Okay, so in the first stanza he presented what kind of pet animals Belinda was having, and in the second stanza he is presenting, he is describing their pet names. उनके क्या क्या names जो थे बेलिंडा ने रखे थे. Okay, so let's start. Now the name of the little black kitten was Ink. Okay, so जो black kitten था उसके पास उसका क्या नाम था? Ink. Okay, and the little grey mouse she called him Blink. Okay, जो little grey mouse था उसके पास उसको वो क्या बुलाती थी? Blink. And the little yellow dog was sharp as mustard. Okay, जो yellow dog था उसके पास, little yellow dog, उसको वो क्या बुलाया करती थी? As a mustard, right? But the dragon was a coward. Now one more pet was there, that was dragon. So dragon के बारे में हमें क्या पता चल रहा है? That it was very coward. Okay, so जो dragon था उसके पास वो dragon बहुत ज़्यादा coward था, and she called him custard. और वो उस dragon को क्या बुलाया करती थी? She used to call him as custard, right? So इस तरह से उसने अपने सभी पैट एनिमल्स के नेम जो थे वो दे रखे थे. सभी भी पैट एनिमल्स के अपना अपना एक नाम था. सो सभी के नाम एक बार वापस देख लेते हैं. लिटिल ब्लैक किटन वॉज कॉल्ड एज इंक, लिटिल ग्रे माउस वॉज कॉल्ड एज ब्लिंक, लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड. ओके, सो वॉट इज दिस शार्प एज मस्टर्ड मीन्स? ही वॉज वेरी शार्प एज मस्टर्ड का मतलब क्या होता है? जो मस्टर्ड होता है उसको अगर हम कहेंगे ना दैट ही इज लाइक अ मस्टर्ड, सो इट मीन्स ही इज वेरी ब्रेव. ओके, सो उसका जो ये था डॉग था, येलो डॉग, वो भी बिल्कुल ब्रेव था और उसका नाम भी क्या था? मस्टर्ड था. और लेकिन जो ड्रैगन था वो इन सबसे बिल्कुल अलग था. वाई? बिकॉज इट वॉज वेरी कावर्ड एंड हिज नेम वॉज कस्टर्ड. ओके, सो इन दिस स्टेंजा हमने सभी एनिमल्स के पैट नेम को जाना है. ओके, सो अगेन वी विल डिस्कस सम ऑफ द लिटरेरी डिवाइसेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइम स्कीम दैट वी हैव डिस्कस, इट इज द सेम थ्रू आउट द पोम, दैट इज AABB. सो वन मोर टाइम वी कैन सी ink and blink, they are having the same rhyme scheme, so it will be AA. Next is custard, mustard and custard, they are having the same rhyme scheme, so it will be BB. Okay, so the rhyme scheme of this stanza is also AABB. So throughout the poem the same rhyme scheme जो है वही वो हम देखेंगे, same rhyme scheme को throughout the poem follow किया गया है. Okay,
सो अपार्ट फ्रॉम द राइम स्कीम सम मोर लिटरेरी डिवाइसेज जो हम यहाँ देख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सिमली. ओके, सो व्हाट इज सिमली. सिमली जो है ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं. सिमली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आर हैविंग सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटी और सम काइंड ऑफ कॉमन फीचर. ओके, सो जब भी किन्हीं दो चीज़ों में कुछ ना कुछ कॉमन फीचर होता है और वहाँ कंपैरिजन किया जाता है, एंड इन दैट कंपैरिजन लाइक और एज, ओके, इन दोनों में से किसी वर्ड का यूज़ किया जाता है, देन दैट कंपैरिजन इज नोन एज सिमली. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो लाइन है, येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड. ओके, सो यहाँ पे एज के हेल्प लेके जो कंपैरिजन किया गया है, दैट्स व्हाई इट इज अ एग्जांपल ऑफ सिमली. ओके, सो यहाँ पे सिमली का यूज किया गया है. ओके, ओके, अपार्ट फ्रॉम सिमली वी कैन सी वन मोर लिटरेरी डिवाइस हियर, दैट इज एलिट्रेशन. सो व्हाट इज़ एलिट्रेशन. एलिट्रेशन एक ऐसा लिटरेरी टर्म है जो हम ऑलमोस्ट हर पोम में पढ़ते हैं. एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स. ओके, सो इन द लास्ट लाइन ऑफ दिस स्टेंजा वी कैन सी सम ऑफ द वर्ड्स कावर्ड, कॉल्ड, कस्टर्ड. राइट, सो यहाँ पे इन तीनों वर्ड्स की जो स्टार्टिंग साउंड है दैट इज सेम. सो द सेम साउंड ऑफ एंड द सेम कॉन्सोनेंट साउंड. राइट, सो सेम कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पे रिपीट किया गया है, दैट्स व्हाई इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. सो एलिट्रेशन को एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इन द लास्ट लाइन ऑफ दिस स्टेंजा. ओके, एंड अगेन एनाफोरा इज देयर. राइट, एंड वापस जो हमारी स्टेंजा की सेकेंड लाइन है, थर्ड लाइन है, वो सेम वर्ड से स्टार्ट हुई है. तो अगेन दिस इज द यूज ऑफ एनाफोरा. सो वी कैन ऑल्सो मेंशन एनाफोरा. सो एनाफोरा को भी यहाँ पे यूज़ किया गया है. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा. जब सेकेंड और थर्ड लाइन का जो बिगिनिंग वर्ड है दैट इज सेम वर्ड को रिपीट किया गया है इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड एंड द थर्ड लाइन ऑफ दिस स्टेंजा. राइट, नेक्स्ट सी. Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and Trulio daggers on his toes. Okay, so this is the third stanza of our poem, and in this poem the poet is presenting the physical appearance of the dragon. Right, अब हम जान चुके हैं कि जो गर्ल है बेलिंडा, she is having some pet animals, और उनमें से जो एनिमल है ड्रैगन, राइट, वो कैसा है, दैट इज़ वेरी कावर्ड. ओके, ये हम अब तक जान चुके हैं. और इस स्टेंजा में जो पॉइंट है वो बता रहे हैं कि उस ड्रैगन की अपीयरेंस कैसी है, वो किस तरह से दिखता है, फिजिकली वो किस तरह से दिखता है. ओके, सो द पॉइंट इज सेइंग दैट कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ. ओके, तो ये जो ड्रैगन है ये कैसा है, ये एक्चुअल में ड्रैगन ही है. सो बिल्कुल ड्रैगन जैसा ही दिखता है. दैट्स वाई इसकी जो टीथ है दे आर वेरी बिग, दे आर वेरी शार्प. ओके, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ. और ये कैसा दिखता है, इसकी जो स्किन का टॉप है उस पर क्या है, स्पाइक्स है. स्पाइक्स क्या होता है, सो हियर इन द पिक्चर यू कैन सी ये जो पॉइंटेड पार्ट है. ओके, ये जो पॉइंटेड पार्ट है इसके स्किन के ऊपर दे आर नॉन एज स्पाइक्स. ओके, सो ये इसकी पूरी बॉडी पे होते हैं, यहाँ से लेकर टेल तक होते हैं. ओके, सो ड्रैगन आपने देखा होगा मूवीज़ में, टीवी में, पिक्चर्स में, तो ड्रैगन की बॉडी पे पूरे ऊपर से लेकर टेल तक उसके इस तरह के पॉइंटेड पार्ट्स होते हैं, दे आर नोन एज स्पाइक्स. सो उसके स्किन के ऊपर इस तरह से स्पाइक्स हैं. एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसकी जो स्किन है उसके अंदर इस तरह के स्केल्स हैं. सो ये भी आपने देखा होगा, जो ड्रैगन होता है उसकी जो स्किन का ये इनर पार्ट होता है वहाँ पे इस तरह के स्केल्स बने हुए होते हैं. राइट, स्नेक पे भी इस तरह के स्केल्स बने हुए होते हैं, और जो सेम स्केल्स है वो कहाँ होते हैं, ड्रैगन के भी होते हैं. ओके, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और उस ड्रैगन का जो माउथ है डैट इज़ लाइक अ फायर प्लेस. वाई, आपने देखा होगा जो ड्रैगन है उसके पास एक पावर होती है कि इट कैन प्रोड्यूस फायर फ्रॉम इट्स माउथ, वो अपने माउथ से फायर प्रोड्यूस कर सकता है. दैट्स वाई पॉइंट कह रहे हैं कि उसका जो फेस है डैट इज़ लाइक अ फायर प्लेस. ओके, चिमनी फॉर अ नोज, और उसकी जो नोज़ है उसको कैसे कंपेयर किया गया है, विथ अ चिमनी. वाई, चिमनी हम सब ने देखा होगा किचन में सबके नॉर्मली होती है चिमनी. सो चिमनी क्या होती है, जहाँ से कॉन्स्टेंटली स्मोक निकलता है. ओके, धुआं निकलता रहता है. ओके, अभी जो ड्रैगन है इसका जो माउथ है डैट इज़ कंपेयर्ड विथ अ फायर प्लेस, वो तो फायर प्रोड्यूस कर रहा है. ओके, अब उसकी जो नोज़ है वहाँ से उसका स्मोक निकल रहा है, इसलिए उसकी जो नोज़ है उसको कंपेयर किया गया है विथ अ चिमनी. ओके,
एंड रेलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। अब उसकी जो टोज है, टोज क्या होती है, टोज मीन्स फिंगर ऑफ आवर फीट, उसके जो पैरों की फिंगर्स हैं उनमें क्या है, डैगर्स है। अब डैगर्स क्या होता है, डैगर्स मीन्स अ शॉर्ट नाइफ, राइट। तो उसकी जो टोज है वो इतने शार्प है जैसे कि वो बिल्कुल नाइफ होता है, नाइफ कितना शार्प होता है, सो उसके जो टोज है वो बिल्कुल नाइफ की तरह ही शार्प है। ओके, सो दिस इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ड्रैगन, कि वो ड्रैगन किस तरह से दिखाई देता है। ओके, सो वन मोर टाइम वी कैन रिवाइज वो ड्रैगन कैसा दिखाई देता है। दैट ड्रैगन वॉज हैविंग बिग एंड शार्प टीथ, ओके, और ऑन द टॉप ऑफ द बॉडी ही वॉज हैविंग स्पाइक्स, ओके, स्पाइक मीन्स दीज पॉइंटेड शेप्स, ओके, एंड स्केल्स अंडरनीथ, जो उसकी अंडरनीथ स्किन है, ऑन दैट स्किन ही इज हैविंग सम स्केल्स, ओके। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, उसका जो माउथ है दैट इज लाइक अ फायर प्लेस बिकॉज फ्रॉम इट्स माउथ इट कैन प्रोड्यूस फायर, एंड उसकी जो नोज है दैट इज कंपेयर्ड विद अ चिमनी, ओके, एंड उसके जो टोज है, जो उसकी फिंगर्स हैं फीट की, दे आर एज शार्प एज नाइफ, और वी कैन से एज शार्प एज डैगर्स, ओके। सो इस तरह का उसकी फिजिकल अपीयरेंस है। तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस को देख के हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना भयानक लगता होगा, कितना हॉरिबल लगता होगा। इसको देख के ही कोई भी डर जाए, राइट। मतलब उसकी स्किन पे इस तरह के पॉइंटेड स्पाइक्स बने हुए हैं, अपने माउथ से वो फायर प्रोड्यूस कर सकता है। सो वो कितना ह्यूज होगा, कितना पावरफुल होगा, कितना हॉरिबल होगा। सो उसको देख के ही कोई भी डर जाए, इस तरह की उसकी फिजिकल अपीयरेंस है। बट स्टिल ये जो ड्रैगन है वो कैसा है, इट इज़ वेरी कावर्ड, ओके। So again in this stanza we can see some of the literary devices. First of all let's discuss the rhyme scheme. So जो rhyme scheme है that is same जो हम already discuss कर चुके हैं, that is A A B B, okay. Teeth and underneath they are having same sound, so they will be A A, and nose and toes they will be B B, okay. So the rhyme scheme is same throughout the poem, it is A A B B, okay. Apart from the rhyme scheme in this stanza we can see use of simile, right. So what is simile? Simile is a comparison between two things that are having some kind of similarity or some kind of common feature. और उस जो comparison है उस comparison में either there is like or there is as, okay. So like और as word का use किया जाता है and with the help of those word comparison किया जाता है, this is known as simile. So यहाँ पे dragon के mouth को compare किया गया है किससे, like a fireplace. Why? क्योंकि fireplace में क्या होता है, fire होती है, और जो dragon होता है that has the power to produce fire from its mouth, okay. और उसके अलावा यहाँ पे एक और लिटरेरी टर्म है that is metaphor. So what is metaphor? Metaphor again it is a comparison between two things that are having some kind of similarity. But what is difference between simile and metaphor? जो difference है वो ये है कि जो simile हम देखते हैं, हम identify करते हैं, so simile जो comparison होता है उसमें always या तो like और as, okay. Always there is a use of either like or as, okay. लेकिन जो metaphor होता है उसमें जो comparison किया जाता है that comparison is made without using those word. उसमें ना तो like यूज़ किया जाता है और ना ही एस यूज़ किया जाता है। इस तरह से जो कंपैरिजन किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड मेटाफर। सो यहाँ पे जो लिखा है चिमनी फॉर एंड नोज, यहाँ पे कंपैरिजन तो किया गया है, द नोज ऑफ द ड्रैगन इज कंपेयर्ड विद द चिमनी, राइट। लेकिन इस कंपैरिजन में लाइक और एस किसी वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, दैट इज़ वाई दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर, चिमनी फॉर अ नोज। क्लियर? सो इन दिस स्टेंजा हमने जाना कि जो ड्रैगन है उसकी फिजिकल अपीयरेंस किस तरह की है, वो किस तरह का दिखता है, राइट। नेक्स्ट, Belinda was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a race, but Custard cried for a nice safe केज, ओके। सो इन द प्रीवियस स्टेंजा हमने जाना था फिजिकल अपीयरेंस कैसी है कस्टर्ड ड्रैगन की। अब हम इस स्टेंजा में हमें पॉइंट बता रहे हैं अबाउट ऑल द कैरेक्टर्स, जो हमारे स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं वो सभी जो है वो बाय नेचर कैसे हैं, उन सभी का नेचर कैसा है वो हमें यहाँ पे बताया गया है। सो व्हाट द पोएट इज सेइंग, वो कह रहे हैं अबाउट, सबसे पहले वो बेलिंडा के बारे में बता रहे हैं, जो गर्ल है वो कैसी है। शी वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बेयर्स, ओके। सो जो बेलिंडा है शी इज़ अ वेरी
ब्रेव गर्ल, और वो कैसी है, शी इज़ एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स. ओके, सो व्हाट इज बैरल फुल ऑफ बेयर्स? बैरल फुल ऑफ बेयर्स मीन्स अ पर्सन हु इज़ हैविंग नो फियर. ओके, जिसके मन में किसी भी तरह का कोई डर नहीं है, वो जो किसी भी चीज़ से बिल्कुल भी फ्राइटन नहीं होता, अफ्रेड नहीं होता, उसे कहते हैं अ पर्सन हु इज़ बैरल फुल ऑफ बेयर्स. ओके, सो जो बेलिंडा है, शी इज़ वेरी ब्रेव एंड शी इज़ नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ फियर. ओके, एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स. ओके, अब जो इंक और ब्लिंक है, ओके, इंक और ब्लिंक कौन है? इंक कौन है? किटन है, और ब्लिंक कौन है? माउस है, राइट. सो जो माउस है और जो किटन है वो भी ब्रेव हैं, और वो इतने ब्रेव हैं दैट दे कैन चेस द लायंस डाउन द स्टेयर्स, कि अगर घर में कभी लायन आ जाएगा, सो ये ऐसा नहीं है कि ये लोग लायन से डर जाएंगे, राइट. जो इंक और ब्लिंक है, जो किटन है और जो माउस है, वो इतने ब्रेव हैं कि अगर लायन आ जाएगा सो ये लायन को घर से बाहर निकाल देंगे, लायन को चेस करेंगे, और चेस करते करते उसको स्टेयर्स से उतार के उसको घर से बाहर तक निकाल देंगे. मतलब लायन इनसे डर जाएगा. जब ये लायन को चेस करेंगे सो लायंस इनसे डर के मारे स्टेयर्स से उतर के घर से बाहर चले जाएंगे. इतने ब्रेव हैं इंक और ब्लिंक, राइट. नेक्स्ट इज मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेस. अब जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड कौन है? येलो कलर का डॉग है. अब जो डॉग है, पेट डॉग मस्टर्ड, वो भी ब्रेव है, और वो इतना ब्रेव है, उसकी ब्रेवरी को कंपेयर किया गया है टाइगर की ब्रेवरी से. जो टाइगर जब अपने रेस में होता है, रेस मीन्स एंगर, सो जब एक टाइगर बिल्कुल एंग्री हो जाता है, सो बिकॉज ऑफ इट्स एंगर वो जितना ज़्यादा ब्रेव हो जाता है, जितना ज़्यादा हॉरिबल लगता है, उतना ही कौन है? कस्टर्ड, दैट इज अ डॉग. ओके, सो इन सभी की जो ब्रेवरी है वो बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करके बताई गई है, राइट. मतलब आप इमेजिन करके देखिए, एक किटन और एक माउस से लायंस डर के भाग जाएंगे. ओके, और एक डॉग को कंपेयर किया गया है टाइगर की ब्रेवरी से. तो बहुत ज़्यादा एग्जेजरेशन के साथ इसको यूज़ किया गया है. एग्जेजरेशन का यूज़ करके इनकी ब्रेवरी को बताया गया है. ओके, जस्ट टू क्रिएट ह्यूमर, राइट. दैट्स व्हाई इट इज़ अ ह्यूमरस पोम. बहुत ज़्यादा ह्यूमर का यूज़ किया गया है, राइट. बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. ओके, तो ये तो हो गया सबके बारे में, इंक्लूडिंग बेलिंडा एंड ऑल हर पेट एनिमल्स. बट जो एक ड्रैगन भी है उसके पास, जिसका नाम है कस्टर्ड, अब उसके बारे में क्या? वो कावर्ड है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं इन द पोम. और लेकिन वो इतना कावर्ड है दैट इट ऑलवेज क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. वो हमेशा रोता रहता है. बाकी सब तो इतने ब्रेव हैं, बट जो ड्रैगन है जिसका नाम है कस्टर्ड, इट इज़ वेरी कावर्ड, और ये हमेशा रोता रहता है बिकॉज उसको हमेशा एक नाइस सेफ केज चाहिए. ये बस एक केज में बंद होकर रहना चाहता है, बिकॉज उसको लगता है कि जो केज है वो बहुत ही सेफ प्लेस है इसके लिए, वहाँ कोई इसको परेशान नहीं करेगा, कोई वहाँ आ नहीं सकता. सो ये हमेशा एक नाइस सेफ केज में बंद होकर रहना चाहता है, और उसके लिए ये हमेशा रोता रहता है. ओके, सो इस तरह की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सभी एनिमल्स की, इंक्लूडिंग बेलिंडा भी. सबकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे पढ़ी, सब कैसे हैं. सो जितने भी कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के, सभी ब्रेव हैं, और ब्रेव भी इतने हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सेजरेशन के साथ उनकी ब्रेवरी हमें बताई गई है. बट जिसको एक्चुअल में हॉरिबल या ब्रेव होना चाहिए, ड्रैगन, वो कैसा है? वो बहुत ज़्यादा कावर्ड है. ओके, सो बिल्कुल ऑपोजिट क्वालिटीज़ बताई गई हैं, बिकॉज एक्चुअल में तो ड्रैगन को ऐसा होना चाहिए जिसको देख के लायंस भाग जाए, राइट, या फिर जिसकी ब्रेवरी टाइगर जैसी हो. बट बिल्कुल ऑपोजिट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है. ड्रैगन तो बिल्कुल कावर्ड है, और जो किटन है, माउस हैं, वो इतने ब्रेव हैं कि वो लायंस को भी भगा देते हैं. ओके, सो बिल्कुल ह्यूमरस वे में इस स्टेंजा को, इनफैक्ट इस पूरी पोम को बहुत ही ह्यूमरस वे में लिखा गया है, राइट. सो बहुत इजी है मीनिंग समझना, आई होप आपको क्लियर हो गया है. सो नेक्स्ट डिस्कस सम ऑफ द लिटरेरी डिवाइसेस. राइम स्कीम इज द सेम, दैट इज ए ए बी बी. बेयर्स, स्टेयर्स, दे आर हैविंग द सेम साउंड, देन इट विल बी ए ए. एंड रेज एंड केज, दे आर हैविंग सेम साउंड, so it will be बी बी. So rhyme scheme is A A B B, right. Next, one more literary term that we can see here is simile. सो यहाँ पे भी सिमली का यूज़ किया गया है. मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर, राइट. सो जो मस्टर्ड है उसको टाइगर से कंपेयर किया गया है, एंड इन दैट कंपैरिजन एज का यूज़ किया गया है. दैट्स वाई इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ सिमली, राइट. एज का यूज़ करके, एज की हेल्प से कंपेरिजन किया गया है, मस्टर्ड को कंपेयर किया गया है टाइगर से. दैट्स वाई इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ सिमली. ओके, वन मोर लिटरेरी डिवाइस दैट वी कैन सी हियर इज एलिट्रेशन.
alliteration, as we have discussed also that alliteration is the repetition of the same consonant sound. Okay, so here in the first line we can see Belinda, brave, बैरल, बेयर्स, राइट. सो जो बी साउंड है उसको बहुत ही प्रोमिनेंटली यूज किया गया है, उसको बार बार रिपीट किया गया है इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन बिकॉज इट इज अ रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, राइट. बेलिंडा, ब्रेव, बैरल, बेयर्स. सो यहाँ पे यूज किया गया है एलिट्रेशन का. क्लियर. नेक्स्ट, Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Relio Trulio cowardly dragon. Okay, so this is the next stanza of the poem, and in this stanza the poet is saying that that Belinda used to tickle him. Okay, so in the previous stanzas we have read about the characteristics of all the pets that Belinda was having. Okay, so all the pets and Belinda, they all used to live in a house. Okay, so obviously they all used to play with each other. Okay, so वो आपस में कैसे खेलते थे, आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से बिहेव करते थे, that is presented in this stanza. So the poet is saying that Belinda used to tickle him. Okay, so him is Custard the dragon. Okay, so Belinda, she used to tickle her pet dragon that was Custard. She tickled him unmerciful, right. और वो उसको इतना ज़्यादा टिकल क्या करती थी that we can say it was quite unmerciful or it was quite cruel. Okay, so in a very cruel manner she used to tickle her pet dragon that was Custard. Okay, so this was her way of playing with her pet dragon. Okay, Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. Okay, अब जो Belinda है, okay, so she used to tickle the pet dragon Custard. Then obviously the dragon, he used to laugh a lot. Okay, so at that time the all जो बाकी के pets है, okay, that we have read earlier in the poem, they were Ink, Blink and Mustard. So they used to call him Percival, right. So वो तीनों क्या करते थे, वो कस्टर्ड जो कि एक ड्रैगन है, राइट, उसको वो क्या बुलाया करते थे, और वो भी कैसे बहुत रूड मैनर में. ओके, क्या बुलाया करते थे, दे यूज टू कॉल हिम Percival. ओके, सो हु इज Percival? सो लेट्स सी. Percival was a very famous character, okay, from a very famous story, and he was a person, we can say he was an illiterate person. Okay, and he wanted to become a knight, he desired to become a knight. Okay, but he was neither attractive nor eligible for the post. Okay, and all the people teased him. Okay, so according to one story, there was one character and the name of the character was Percival. Okay, and he was a illiterate person, but he wanted to become the knight. Okay, but he was neither attractive and he was not having the eligibility to be a knight. Okay, and all the people, they used to tease him, they used to make fun of him. Okay, so इस तरह का एक कैरेक्टर था Percival. सो ये जो बाकी के पेट्स थे, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड. ओके, सो ये सभी क्या करते थे, ये कस्टर्ड को Percival कह के बुलाया करते थे इन अ वेरी रूड मैनर. ओके, they all sat laughing in the little red wagon. Okay, after that they all used to sit in the little red wagon that we have read earlier in the poem, that Belinda, she was having a wagon of red color. Okay, so all these animals, Ink, Blink and Mustard, they used to sit in that red wagon. Okay, and they all used to laugh at Custard the dragon, at the Relio Trulio cowardly dragon. Okay, so they used to laugh at the dragon, and the name of the dragon is Custard, and he was actually really very coward. Okay, so इस तरह से जो बेलिंडा है, राइट, वो भी उसको टिकल क्या करती थी इन अ वेरी क्रूल मैनर. ओके, जो कस्टर्ड है, ओके, वो उसको बार बार मना क्या करता था, उसको इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, बट स्टिल बेलिंडा, शी यूज टू टिकल हिम अ लॉट. एंड ऑल द अदर पेट्स, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, दे ऑल्सो यूज टू लाफ एट हिम. ओके, एंड दे ऑल्सो यूज टू कॉल हिम Percival इन अ वेरी रूड मैनर. ओके, सो इस तरह से ये आपस में इंजॉय क्या करते थे, खेला करते थे. और एक तरह से हम कह सकते हैं बेलिंडा एंड ऑल द अदर पेट्स, दे यूज टू मेक फन ऑफ हिम द ड्रैगन. व्हाई? बिकॉज ही वॉज अ वेरी कावर्ड ड्रैगन. ओके, सो दिस इज द स्टैंजा, वेरी सिंपल स्टैंजा इज दिस, एंड लेट्स डिस्कस सम ऑफ द लिटरेरी डिवाइसेस दैट आर देयर इन दिस स्टैंजा. सो लेट्स सी the literary device that is there is allusion. So what is allusion?
एल्यूजन इज़ अ लिटरेरी डिवाइस एंड इट इज़ देयर व्हेन यू नो, जब भी किसी पोम में किसी बहुत ही फेमस पर्सन और किसी फेमस प्लेस को रेफर किया जाता है, देन देयर इज द लिटरेरी डिवाइस नोन एज एल्यूजन. ओके, सो इन दिस स्टैंजा वी कैन से there is the reference of Percival who is a very famous character from a very famous story. Okay, so उसको जो यहाँ पे रेफर किया गया है, so this is the example of this literary term known as allusion. Okay, and rhyme scheme is the same that we have discussed earlier. Okay, Belinda giggled till she shook the house and blinked sad weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe case. Again in this stanza उन सभी एनिमल्स का आपस में जो बिहेवियर है वो बताया गया है. अब सबसे पहले जो बेलिंडा है वो क्या करती है, शी गिगल टिल शी शुक द हाउस. ओके, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस तरह से यू नो कस्टर्ड को टिकल करने में, कस्टर्ड को परेशान करने में, और जब वो उसको टिकल करती है तो वो खुद भी बहुत ज़्यादा हंसती है. राइट, गिगल मीन्स टू लाफ. सो वो इतना ज़्यादा हंसती है दैट बिकॉज ऑफ हर लाफ्टर जो एंटायर हाउस है दैट बिगेन टू शेक, वो एंटायर हाउस जो है वो हिलने लगता है बिकॉज ऑफ हर लाफ्टर. वो इतना लाउडली हंसती है, इतनी देर तक इतनी ज़ोर से वो हंसती है दैट उसकी हंसी की वजह से जो एंटायर हाउस है दैट स्टार्टेड टू शेक. एंड ब्लिंक सेट विक. अब जो ब्लिंक है, ब्लिंक कौन है, माउस है, और जो माउस है वो क्या कहता है, वो विक की आवाज़ निकालता है विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस. और विक क्या होता है, इट इज़ अ गिगलिंग साउंड फॉर अ माउस. जो माउस होते हैं उनकी जो गिगलिंग साउंड होता है वो गिगलिंग साउंड क्या होता है, विक. राइट, सो जो माउस है ब्लिंक वो भी हंसता है और हंसते हंसते वो अपनी गिगलिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ विक. ओके, Ink and Mustard rudely asked his age. Okay, और जो Ink है that is a kitten and Mustard that is a dog, वो दोनों क्या करते हैं, वो बहुत रूडली उसके साथ बिहेव करते हैं. किसके साथ, कस्टर्ड ड्रैगन के साथ, और बार बार उससे उसकी एज पूछते हैं. राइट, यानी कस्टर्ड जब ऐसे बार बार रोता है सो वो दोनों उसकी एज पूछते हैं. दैट हाउ ओल्ड आर यू, तुम इस तरह से रो रहे हो, आर यू ए स्मॉल किड, आर यू यू नो बहुत तुम छोटे से बच्चे हो क्या. सो बार बार उसकी एज पूछते हैं बहुत ही रूडली. व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस. ओके, और जो कस्टर्ड है वो अभी भी कॉन्टिन्यूसली रोता रहता है फॉर अ नाइस सेफ केस, क्योंकि जो बाकी सभी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग बेलिंडा भी, वो सब उसको बहुत टीज करते हैं. राइट, उसके ऊपर हंसते हैं, दे यूज टू मेक फन ऑफ हिम. राइट, इसीलिए वो कॉन्टिन्यूसली रोता रहता है फॉर अ नाइस सेफ केस. और फिर भी जो बाकी तीनों एनिमल्स हैं और जो बेलिंडा है वो कॉन्टिन्यूसली उसको टीज करते रहते हैं और कॉन्टिन्यूसली उसका मजाक बनाते रहते हैं. Okay, so here in this stanza we can see some of the literary devices. First of all, rhyme scheme, it is the same, A B B. House and mouse, it will be A, and A's and K's, it will be B. Okay, and one more literary device we can see his onomatopoeia. What is onomatopoeia? Onomatopoeia is sound word. Okay, जब भी किसी साउंड वर्ड का यूज़ किया जाता है that it is the example of onomatopoeia. So यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है weak, ये एक्चुअल में क्या है, दिस इज़ अ गिगलिंग साउंड फॉर अ माउस. ओके, तो जो माउस की आवाज़ होती है उस तरह से होती है weak. So it is a sound word, that's why it is the example of onomatopoeia. Okay, next. Suddenly they heard a nasty sound and Mustard growled and they all looked around. Meouch, cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Okay, so now अब क्या हो रहा है, जब सभी आपस में खेल रहे थे और उसको कस्टर्ड को टीज कर रहे थे तभी क्या होता है, suddenly they heard a nasty sound. Nasty means unpleasant. Okay, अचानक से उन्हें एक आवाज़ आती है, एक ऐसी आवाज़ उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, that was very unpleasant. And Mustard growled, और उस आवाज़ को सुनते ही मस्टर्ड कौन है, that is a dog, वो क्या करता है, वो ग्राउलिंग साउंड निकालता है. राइट, एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और वो सभी देखते हैं कि क्या हो रहा है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये आवाज़ किसने करी है. तो सब देखते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है. म्याउच, क्राइड द इंक. अब इंक कौन है, दैट इज़ अ किटन. अब किटन भी चिल्लाता है और वो अपनी आवाज़ निकालता है, दैट इज़ म्याउच.
एंड ओ क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा भी डर जाती है एंड शी ऑल्सो क्राइड ओ, फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। अब सब क्यों डरे हुए हैं और वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी, सब इस तरह की आवाज़ क्यों प्रोड्यूस कर रहे थे, बिकॉज वो सब देखते हैं कि जो रूम की विंडा है, विंडा मीन्स विंडो, ओके, सो जो विंडो है उसको यहाँ पे एज अ विंडा लिखा गया है। अगेन पोएटिक लाइसेंस का यूज़ करके, वाई, जस्ट टू क्रिएट राइम विद बेलिंडा, ओके, सो बेलिंडा के साथ राइमिंग क्रिएट करनी थी, एक रिदम क्रिएट करना था, इसलिए पोइट ने विंडो को क्या लिख दिया है, विंडा लिख दिया है, राइट। सो दिस इज अगेन दिस इज द एग्जांपल ऑफ पोएटिक लाइसेंस। सो सबने क्या देखा कि विंडो पे कौन चढ़ रहा है, हु इज क्लाइंबिंग ऑन द विंडो, देयर इज अ पायरेट, ओके। नाउ व्हाट इज पायरेट, सबने देखा होगा, सभी मूवीज देखते हैं, टीवीज देखते हैं, तो बहुत सारे कार्टून्स में भी इस तरह के पायरेट्स आते हैं। सो ये जो पायरेट्स होते हैं एक्चुअली दे आर द रॉबर्स, ये रॉबर्स होते हैं और ज़्यादातर ये सी में रहते हैं, राइट। तो इस तरह के जो सी रॉबर्स होते हैं उन्हें पायरेट्स कहते हैं, और ये इसी तरह की टिपिकल इनकी ये कपड़े पहनते हैं, ये इनकी टिपिकल कॉस्ट्यूम होती है और अपीयरेंस में वो इस तरह के दिखाई देते हैं, राइट। सो वन पायरेट वॉज देयर हु वॉज क्लाइंबिंग इन द विंडो, और उसको देख के सभी बिल्कुल डर जाते हैं, राइट। सभी डर के मारे अलग अलग तरह की आवाज़ क्रिएट करते हैं, साउंड क्रिएट करते हैं, और एवरीवन वाज नाउ इन अ ग्रेट फियर, ओके। सो जिसकी ब्रेवरी के बारे में हम अभी तक पढ़ रहे थे, दैट बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज अ बैरर फुल ऑफ बेयर्स, राइट। और सभी के बारे में हमने पढ़ा था कि वो इतने ब्रेव हैं दैट दे कैन चेज द लायंस, ओके, और जो डॉग है वो तो इतना ब्रेव है लाइक अ टाइगर, राइट। तो अभी तक हम सबकी ब्रेवरी के बारे में पढ़ रहे थे, बट जब वहाँ पे पायरेट आ जाता है, सो पायरेट को देखते ही सब के सब क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, इंक्लूडिंग बेलिंडा, बेलिंडा भी डर जाती है। और उसके जो 3 पेट्स हैं, कौन कौन, जिसमें एक किटन है, एक माउस है और एक डॉग है, वो तीनों भी डर जाते हैं। कस्टर्ड ने कैसा रिएक्ट किया वो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, बट जो रेस्ट ऑफ थ्री जो उसके एनिमल्स हैं वो भी इक्वली डरे हुए हैं जैसे कि बेलिंडा डरी हुई है, ओके। So in this stanza again we can see some of the literary devices. Time scheme is the same, sound around, this is the AA, and Belinda, Winda, this is BB, okay. Literary devices, some of the literary devices we can see, first of all repetition. सो व्हाट इज़ रेपिटेशन, रेपिटेशन जब भी किसी वर्ड को रिपीट किया जाता है, सो हेयर वी कैन से जो सडनली वर्ड है उसे रिपीट किया गया है, उसको ट्वाइसली यहाँ पे यूज़ किया गया है, सडनली सडनली, वाई, जस्ट टू एम्फेसिस ऑन द आइडिया, राइट। सेकेंड लिटरेरी डिवाइस दैट वी हैव डिस्कस्ड इज पोएटिक लाइसेंस। So poetic license is used in this word winda, that is the actual word is window, okay, इस actual word था window, but just to create a rhyme with Belinda उन्होंने window को किस तरह से लिख दिया है as a winda, okay. So this is again, this is a use of poetic license where the poets can get the freedom, they can get the liberty to change the spelling of some words just to create more melody, or just to create more rhythm in the poems, or the to increase the artistic beauty of the poems, okay. So this is the example of poetic license, right. Next, pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. Okay, now suddenly there was a pirate in the window. अचानक से वहाँ पे एक पायरेट आ जाता है. अब वो पायरेट कैसा है, सो उसका डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ दिया गया है. पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट. अब जब पायरेट विंडो को क्लाइंब करके रूम में आ जाता है, सो वो कैसा दिख रहा है. He was having pistols in both of his hands, right? In his right hand as well as in his left hand, he is having pistols, okay? And he held in his teeth a cutlass bright. Cutlass means again knife. और जो teeth हैं, teeth में भी उसने cutlass hold कर रखा है. Like in the picture we can see cutlass इस तरह का knife होता है और उस pirate ने अपने teeth के support से उस cutlass को hold कर रखा है, right? It means दोनों हाथों में pistols है and one knife is there in his mouth, okay? His beard was black, one leg was wood, okay? उसकी जो beard है that
दैट इज ब्लैक, और उस पायरेट का वन लेग कैसा है, वुड का है, राइट। तो अभी हमने देखी थी पिक्चर। सो जनरली पायरेट्स को मूवीज में, कार्टून्स में इसी तरह से प्रेजेंट किया जाता है, उनका वन लेग जो होता है इस तरह से वुड का ही प्रेजेंट किया जाता है, राइट। सो ऐसा ही वो पायरेट है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, ओके। और इस तरह से हाथ में पिस्टल्स लेके, मुंह में इस तरह से अपने टीथ्स की हेल्प से एक नाइफ को लेके जब उस रूम में एंटर होता है तो उसको देख के हर कोई समझ सकता था, इट वॉज वेरी क्लियर दैट वो कुछ अच्छा इंटेंशन लेके नहीं आया है, उसकी जो इंटेंशन है यहाँ आने के दे आर नॉट गुड, वो वहाँ पे सबको हार्म करने के लिए आया है। इट वॉज वेरी ऑब्वियस, ओके। इसीलिए उसको देख के सब इतना डर जाते हैं। बेलिंडा वॉज इन फियर, यू नो, और जो बाकी के 3 पेट्स थे दे वर ऑल्सो इन अ ग्रेट शॉक, वो सभी डर जाते हैं बिकॉज उसके हैंड्स में पिस्टल है इन बोथ ऑफ हिज हैंड्स एंड ही वॉज होल्डिंग वन नाइफ विद द हेल्प ऑफ हिज टीथ, ओके। एंड इट वॉज वेरी क्लियर, इट वॉज वेरी ऑब्वियस दैट हिज intentions are not at all good, okay. So in this stanza again some of the rhyme scheme, some of the literary devices are here. First of all, rhyme scheme, right and bright, it is AA, wood good, it is BB, right. And alliteration is there, beard, black, okay. So this is a repetition of the same consonant sound. So this is the example of alliteration, beard and black, clear. Next, Belinda paled and she cried, help, help, but Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mouse hold, okay. अब सब बहुत ज़्यादा डरे में है, बेलिंडा डरी हुई है, उसका जो किटन है, माउस है, डॉग है, वो सभी भी डरे हुए हैं। सामने पायरेट आ जाता है सडनली, अब वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, व्हाट वाज देयर रिएक्शन, दैट इज प्रेजेंटेड इन दिस स्टेंजा। सो द पोएट इज सेइंग दैट बेलिंडा पेल्ड, उस पायरेट को देख के बेलिंडा वो सो फियरफुल, वो शी वाज सो फ्राइटन कि वो कैसी हो गई थी, शी वॉज पेल बिकॉज ऑफ द फेयर, बिकॉज ऑफ द शॉक, ओके। उसके जो फेस का कलर था वो येलो हो चुका था बिकॉज ऑफ द फेयर, राइट। वो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि उसके फेस का कलर चेंज हो गया था। एंड शी वॉज क्राइंग हेल्प, हेल्प, ओके। सो हमने पढ़ा था पहले कि दैट शी वॉज वेरी ब्रेव, राइट, लेकिन अब वो खुद कुछ नहीं कर रही है, बट शी वॉज जस्ट क्राइंग फॉर द हेल्प, ओके। बट मस्टर्ड फ्लैड विथ अ टेरिफाइड येल्प, ओके। अब मस्टर्ड क्या कर रहा है, मस्टर्ड इज द डॉग, वो उस पायरेट को देखते ही वहाँ से फ्लैड हो जाता है। फ्लैड मीन्स रैन अवे, राइट। जैसे उसने देखा देयर इज अ पायरेट एंड ही इज हैविंग पिस्टल्स इन हिज हैंड, जो डॉग है मस्टर्ड वो भी अपनी सारी ब्रेवरी भूल जाता है और वो वहाँ से सडनली इट रैन अवे, राइट, विथ अ टेरिफाइड येल्प। और कैसे, येल्प मीन्स अ शॉर्ट और शार्प क्राई, ओके। सो जो मस्टर्ड है द डॉग, ही जस्ट रैन अवे फ्रॉम देयर क्राइंग, और क्राइंग भी कैसी, वेरी टेरिफाइड क्राइंग, राइट। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। अब जो इंक है, इंक कौन है, किटन है। अब किटन का क्या रिएक्शन है, जो किटन है वो क्या करता है, ट्रिकल डाउन, ट्रिकल मीन्स गो ग्रेजुअली, जो इंक है वो भी वहाँ से चला जाता है, कहाँ पे, बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, उस घर का, उस लिटिल वाइट हाउस का जो बॉटम था, बिल्कुल बॉटम में जाके वो छुप जाता है, बॉटम तक वो बिल्कुल वहाँ से भाग जाता है, उस घर के बिल्कुल जो बॉटम का कॉर्नर था वहाँ जाके वो छुप जाता है, ओके। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो छोटा सा माउस है जिसका नाम है ब्लिंक, वो क्या करता है, वो स्ट्रेटेजिकली यानी विथ अ ग्रेट प्लानिंग, और वी कैन से डेलिबरेटली, उसके पास एक प्लान है और बहुत ही प्लानिंग के साथ वो क्या करता है, वो वहाँ से जाके अपने माउस होल्ड में जाके छुप जाता है, राइट। माउस होल हम सबने देखा है, घरों में जो हमारे भी अगर माउस होते हैं तो वो एक होल बना लेते हैं, सो जो माउस होल था वहाँ जाके वो छुप जाता है, ओके। सो इस तरह से जो पायरेट अचानक सामने आ जाता है, सो ऑल दी कैरेक्टर जो स्टोरी के हैं दे ऑल फॉरगेट अबाउट देयर ब्रेवरी, अपनी ब्रेवरी को तो भूल जाते हैं और वो सब बहुत ज़्यादा शॉक में हैं, सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। बेलिंडा इज क्राइंग फॉर सम हेल्प, और जो बाकी सभी उसके पेट्स हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं, अपने अपनी सेफ्टी के बारे में सोचते हैं और भाग के किसी सेफ प्लेस पे जाके वो छुप जाते हैं, राइट। So this is the reaction of all the characters. Again in the stanza some literary terms are there. Help and yelp rhyme scheme, as we can see AA, household and mousehold is BB, right. So the rhyme scheme is AABB, clear. Next is but
up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a juggling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. Okay, अब हमने सबका रिएक्शन पढ़ लिया, बट अभी तक हमने ड्रैगन के बारे में नहीं पढ़ा. ड्रैगन जो कितना कावर्ड है, जिसको सब इतना टीज करते हैं, जो ये कॉन्टिन्यूसली रोता रहता है. जब उसने पायरेट को देखा, सो व्हाट वाज हिज रिएक्शन, वो हमने अभी तक नहीं पढ़ा. सो नाउ इन दिस स्टैंजा द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द ड्रैगन्स रिएक्शन. ओके, ड्रैगन क्या करता है, जैसे उसने देखा दैट देयर इज अ पायरेट इन द रूम, वो क्या करता है, बट अब जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन. उस पायरेट को देखते ही जो कस्टर्ड था, ही जम्प्ड लाइक एन इंजन. ओके, स्नोटिंग मीन्स मेक अ सडन एक्सप्लोसिव साउंड. ओके, सो जो ड्रैगन था, जिस तरह से एक इंजन की साउंड होती है, उस तरह के एक्सप्लोसिव साउंड क्रिएट करते हुए वो जो ड्रैगन है वो जंप करता है. ओके, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन. और अपनी टेल को वो क्लैश करता है. क्लैश मीन्स वो अपनी टेल को टकराता है, और उससे जो आवाज़ होती है, वो आवाज़, वो साउंड वो क्रिएट करता है. और वो साउंड किस तरह की क्रिएट हो रही थी, जिस तरह की आयरन की साउंड होती है इन अ डंजन. नाउ व्हाट इज डंजन? डंजन वॉज अ शॉर्ट अंडरग्राउंड प्रिजन सेल. नाउ हियर इन द पिक्चर वी कैन सी, अकॉर्डिंग टू सम स्टोरीज, जो कैसल्स हुआ करते थे जहाँ पे किंग्स और क्वींस रहा करते थे, तो उनके बेसमेंट में इस तरह के प्रिजन सेल बना करते थे जहाँ पे प्रिजनर्स को रखा जाता था. राइट, और ये इनके जो गेट थे इस तरह के आयरन के बने हुए होते थे. तो वो जो ड्रैगन है, उसने अपनी टेल को क्लैश करके इस तरह की साउंड प्रोड्यूस करी, जिस तरह की साउंड इस तरह के डंजन में से प्रोड्यूस होती थी जब इन आयरन को इस तरह से बीट किया जाता था. राइट, with a clatter and a clank and a jangling squirm means twist the body. Okay, अब वो जो ड्रैगन है वो बहुत तरह तरह की साउंड क्रिएट कर रहा है. वो क्लैटर साउंड कर रहा है, क्लैंक साउंड कर रहा है, जैंगलिंग साउंड कर रहा है, एंड ही वॉज ट्विस्टिंग इट्स बॉडी ऑल अराउंड. ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म. और वो पायरेट के पास जाता है जंप करके. सडनली ही वॉज नियर द पायरेट, और वो इतना सडन जंप करता है लाइक अ रॉबिन एट वर्म. रॉबिन इज अ बर्ड. ये जो बर्ड है, हियर इन द पिक्चर यू कैन सी, दिस इज कॉल्ड एज रॉबिन. और जो रॉबिन बर्ड होता है, क्या करता है, इट ईट्स वर्म. ओके, ये वर्म खाता है. सो जब कभी भी वर्म को देखता है, सो ये बिल्कुल डाइव कर लेता है, जंप करता है और वर्म को कैच कर लेता है. सो जितना इंस्टेंट इसका एक्शन होता है, उस ड्रैगन कस्टर्ड ने भी इतना ही इंस्टेंटली रिएक्ट किया, और इतना ही सडन, इतना ही इंस्टेंट उसका एक्शन था, उतना ही इंस्टेंटली वो उस पायरेट के सामने जंप करके खड़ा हो जाता है, जितना इंस्टेंट एक रॉबिन बर्ड वॉर्म को कैच करता है. ओके, सो दिस वॉज द एक्शन ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. जबकि बाकी सारे पेट्स भाग चुके हैं डर की वजह से, एंड बेलिंडा वॉज क्राइंग फॉर सम काइंड ऑफ हेल्प. तभी कस्टर्ड जो ड्रैगन है, डैट वॉज डिस्क्राइब्ड वेरी कावर्डली इन द पोम. वो क्या करता है, वो अचानक से उसके अंदर ब्रेवरी आ जाती है, एंड वो एक अकेला ऐसा पेट था जो कि पायरेट को एक तरह से फेस करता है, पायरेट को एक तरह से वो अपोज करना चाहता है. ओके, so in this stanza again some of the literary devices are used. First of all, rhyme scheme. Engine, dungeon, it is AA. Squirm and worm, it is BB. So rhyme scheme is same, AA, BB. Okay, and apart from this some sound words are there, right? Clatter, clank, जैगलिंग, ये सभी क्या है, साउंड वर्ड्स है. सो ये जो साउंड वर्ड्स हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. द साउंड वर्ड्स आर नोन एज ओनोमोटोफिया. राइट, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ ओनोमोटोफिया, क्लैटर, क्लैंग एंड जैगलिंग. राइट, वन मोर लिटरेरी डिवाइस इज देयर, सिमली. यहाँ पे सिमली का यूज़ किया गया है जब उस कस्टर्ड के एक्शन को कंपेयर किया गया है रॉबिन बर्ड के एक्शन से. राइट, क्योंकि वो उतना ही सडन, उतना ही इंस्टेंट था जितना कि रॉबिन बर्ड का एक्शन होता है. सो ये जो कंपेरिजन है, दिस is made using the word like, that's why it is an example of simile. Clear? Next, the pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. Okay, अब क्या होता है, जैसे ही पायरेट ने देखा that a dragon was there in front of him, अब पायरेट क्या रिएक्ट करता है, what was the action of the pirate, वो क्या करता है, the pirate gaped at Belinda's dragon. Gaped means stare. Right, तो जब पायरेट के सामने वो ड्रैगन आ जाता है, then
मैन स्टार्टेड स्टेयरिंग एट द ड्रैगन एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। ओके, अब वो जो पायलट है, जब उसने देखा दैट देयर इज अ ड्रैगन इन फ्रंट ऑफ हिम, तो वो भी थोड़ा सा डर जाता है, राइट। एंड बिकॉज ऑफ द फेयर वो अपने आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा और मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए वो क्या करता है, अपने पॉकेट में से फ्लैगन निकालता है। व्हाट इज फ्लैगन? हियर इन द पिक्चर यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ कंटेनर जिसमें कुछ लिक्विड कंटेन किया जाता है। सो उसकी पॉकेट में ही वॉज हैविंग दिस काइंड ऑफ फ्लैगन। उस फ्लैगन को वो निकालता है और इस फ्लैगन के अंदर एक ड्रिंक थी जिसका नाम था ग्रॉग। व्हाट इज ग्रॉग? ग्रॉग इज अ ड्रिंक, इट इज अ स्पिरिट्स मिक्स्ड विथ वाटर। ओके, सो उस तरह की ड्रिंक जो थी इस फ्लैगन के अंदर थी, उस ड्रिंक को वो गल्प करता है। व्हाट इज गल्प? गल्प मीन्स टू स्वेलो क्विकली, राइट। सो अपने आप के अंदर एक तरह से कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसको थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत थी, थोड़ी सी एक तरह से मोटिवेशन की ज़रूरत थी टू फेस द ड्रैगन। सो अपने पॉकेट में से वो फ्लैगन निकालता है और इसके अंदर जो ड्रिंक थी ग्रॉग, उसको वो एक तरह से गल्प कर लेता है, स्वेलो कर लेता है। ही फायर्ड 2 bullets आफ्टर दैट। नाउ ही वॉज हैविंग सम करेज, नाउ ही वॉज हैविंग सम काइंड ऑफ ब्रेवरी, सो ही वॉज एबल टू फायर 2 bullets, राइट। सो ही वॉज हैविंग पिस्टल इन बोथ ऑफ हिज हैंड्स। सो वो दोनों पिस्टल से दोनों पिस्टल से वो बुलेट को शूट करता है। ओके, बट दे डिडंट हिट, लेकिन दोनों ही जो बुलेट थी वो उस ड्रैगन को हिट नहीं कर पाती हैं। दोनों ही बुलेट जो होती हैं वो मिस हो जाती हैं, टारगेट तक नहीं पहुंच जाती हैं, टारगेट वो मिस कर देता है। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट। नाउ इट वॉज अ चांस ऑफ कस्टर्ड, नाउ इट वॉज अ चांस ऑफ ड्रैगन। अब ड्रैगन क्या करता है? ड्रैगन उसको, हिम यानी उस पायरेट को गॉबल कर लेता है। गॉबल मीन्स ईट हरिडली। वो ड्रैगन उस पायरेट को खा जाता है। और कैसे? एवरी बिट, पूरा का पूरा। ओके, सो दिस वॉज वेरी ह्यूमरस एक्चुअली, क्योंकि वो ड्रैगन जो कि अभी तक इतना कावर्ड था, जिसको इतना कावर्डली प्रेजेंट किया गया है, सडनली उसके अंदर करेज आ जाता है, सडनली ए काइंड ऑफ करेज, ए काइंड ऑफ ब्रेवरी इज देयर इन हिम। और वो क्या करता है? वो उस पूरे के पूरे पायरेट को खा लेता है, राइट। सो इस तरह से वो उस पायरेट को खा जाता है। सो अगेन इन दिस स्टैंजा सम लिटरेरी डिवाइसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल राइम स्कीम, that is AABB, dragon, flagon, AA, and hit and bit is BB, right? Apart from this, gulp and grog, this is the example of alliteration, right? Repetition of the same consonant sound. Clear? Belinda embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim, ink and blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate। अब सडनली क्या होता है, जो कस्टर्ड है, ड्रैगन है, वो उसे खा चुका है, पायरेट को खा चुका है। सो बेलिंडा जो थी, शी वॉज वेरी हैप्पी विथ हिज पेट ड्रैगन, कि वो उसे एम्ब्रेस कर लेती है, वो उसे हक कर लेती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, अब जो मस्टर्ड है, डॉग है, ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी, सो ही लिक्ड हिम, right, to just show his happiness. No one mourned for his pirate victim. What is mourn? Mourn means to feel sorrow for someone's death. Okay, so pirate की death हो चुकी थी, जो custard था वो pirate को खा चुका था, right? लेकिन उस pirate की death पे no one was sad, no one was feeling some kind of sadness, right? Ink and blink in glee did gyrate. अब जो ink और blink था, जो kitten और mouse थे, they were also very happy. Glee means happiness, and because of the happiness they were doing gyrate. What is gyrate? Gyrate means dance in a wild manner, or we can say move around in a circle. Okay, so they were also very happy, so they were dancing, they were moving around in a circle around the dragon that ate the pirate. So they all were very happy, they all were very happy for the dragon, for the custard who actually ate the pirate. Okay, so now all the animals and Belinda all were very happy because custard ने finally अपना courage दिखाया था, फाइनली उसने अपनी ब्रेवरी दिखाई थी, एंड बिकॉज ऑफ हिम नाउ दे ऑल वर सेफ, राइट। इसलिए वो कस्टर्ड से बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, राइट। So in this stanza again, him and victim is AA, gyrate and pirate is BB, right. Next, but presently up spoke little dog Mustard, I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke ink and up spoke blink, we would have been 3 times as brave we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. Okay, now अब क्या होता है, now everyone was very happy, सब उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। अब सब धीरे धीरे क्या बोल रहे हैं, जो मस्टर्ड है,
dog, वो क्या कहता है, I would have been twice as brave if I had not been flustered. Flustered means confused. Dog कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं डर गया था, it is not like that. I was afraid, it is not like that. वो कहता है कि I was just confused. मुझे पायलट को देख के समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, और अगर मैं कंफ्यूज नहीं होता तो मैं तो कस्टर्ड से भी ट्वाइस ब्रेव होता, राइट. आई वॉज मोर ब्रेव देन कस्टर्ड. तो अगर मैं कंफ्यूज नहीं होता तो मैं कस्टर्ड से भी ज़्यादा ब्रेवरी शो करता. एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक. अब जो इंक है किटन, जो ब्लिंक है माउस, वो भी बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक. वो कहते हैं कि तुम तो ट्वाइस ही ब्रेव होते, बट हम तो 3 times ब्रेव होते, हम तो कस्टर्ड ड्रैगन से 3 times ब्रेव हैं. एंड कस्टर्ड सैड, ये सारी बातें सुनने के बाद कस्टर्ड सिर्फ इतना कहता है, आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी. वो कहता है यस, आई टोटली एक्सेप्ट दिस थिंग दैट यू ऑल आर ब्रेवर देन मी. ओके, सो दिस थिंग शोज दैट कस्टर्ड इज वेरी हम्बल, राइट. वो जानता है कि सिर्फ वो ही था जो कि ब्रेव है, ही इज द ओनली वन हु इज हैविंग द करेज, राइट. बट वो अपनी इस बात को बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करना चाहता, एंड ही इज वेरी हम्बल कि वो सबकी वो बात को एक्सेप्ट कर लेता है दैट यस यू आर मोर ब्रेव, you are braver than me. Okay, so in this stanza is of 6 lines, right. so यहाँ पे rhyme scheme है mustard, flustered A, blink, think is B, and agree and me this is C, right. so this is a stanza of 6 lines. so यहाँ की rhyme scheme है A, B and C. clear. Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. Okay, so this stanza is a repetition of the first stanza, right. जो हमने poem का first stanza पढ़ा था that is repeated here one more time. Okay, so इस stanza में सिर्फ एक word add किया गया है that is still. so poet क्या कह रहे हैं कि after this episode अब सब क्या, अब बाद में क्या हो जाता है, अगेन जो सीन है फैमिली का, जो उस घर में सब लोगों का जो रहने का तरीका है दैट इज स्टिल सेम. अभी भी बेलिंडा जो है स्टिल शी लिव्स इन द लिटिल सेम वाइट हाउस विथ हर लिटिल ब्लैक किटन इन हर लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन. ओके, Belinda is as brave as a barrel full of bears and ink and blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a race, but Custard keeps crying for a nice safe case. Again, this stanza is the repetition of 4th stanza that we have read earlier, right? So poet कहना चाह रहे हैं कि after that episode, after that pirate episode, all the things are still the same. अभी भी क्या होता है, again वो सबको वैसे ही describe कर रहे हैं जैसा कि उन्होंने पहले describe किया था. He is saying that Belinda is as brave as a barrel full of bears. It means she is very brave girl who is having no fear. And Ink and Blink chase lions down the stairs. Still Ink and Blink, they are as brave that they can chase the lions. Mustard is as brave as a tiger in a race. Mustard is also brave. He is as brave as a tiger. But Custard keeps crying for a nice safe case. But still Custard the dragon, still he keeps crying just for a nice and safe case. Okay, so after that episode all the things are still the same, nothing is changed, right. अभी भी सभी चीज़ें बिल्कुल exactly पहले की तरह है. Okay, so this is the ballad. It is very funny, very humorous, and it is having one story, right. So I hope the poem is very much clear to you all. In the next video we will see the comprehension part. So see you in the next video. Thank you.